हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसी लाइव। यूसी लाइव चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बात करी थी कि भाई हम जो है एक हफ्ते तक पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे या फिर एक हफ्ते के अंदर जो है यदि अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को वापस रिवाइज करेंगे। तो ये बात थी, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। तैयारी क्यों कर रहे हो इसका रीजन अगर आपको पता चलेगा तो कभी भी जो है आलस, जो आप कहते हो कि आलस आता है, तो वो आलस नहीं आएगा आपको। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत का पहला ही सवाल आपके सामने है। चलिए, तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? इनमें से किसको जो है हम सौर मंडल का हिस्सा नहीं कहेंगे? जैसा कि हमने जो है शुरुआत में मैंने आपको बताया था किस हिस्से को सौर मंडल में रखा जाता है, किसको नहीं रखा जाता है, इसके बारे में हमने पूरी बात करी थी। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो यदि आप इसका आंसर निहारिका देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सौर मंडल के अंदर जो है ये क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सारी चीजें आती हैं, निहारिका नहीं आती। निहारिका क्या है? गैस का बादल है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य तरह की गैसें जो हैं ये सारी इसमें रहती हैं। इसके बाद में देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसने करी? सौर प्रणाली की खोज किसने करी? बात करें गैलीलियो, जेएल ब्रेयर्ड, कोपरनिक्स या केपलर। चलिए, ठीक है, तो सौर प्रणाली की खोज किसने करी? गैलीलियो, जीएल ब्रेयर्ड, कोपरनिक्स या केपलर। तो इसका अगर आप ऑप्शन सी करेक्ट करते हो तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। आपने सी ऑप्शन चूज किया, अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कॉपरनिक्स ने क्या किया था? तो याद रखो, कॉपरनिक्स के द्वारा जो है सौर प्रणाली की क्या की गई थी? खोज। वहीं बात करें गैलीलियो, तो गैलीलियो ने, आपको पता हो तो, दूरबीन का आविष्कार किया था। इसी दूरबीन के आविष्कार के द्वारा अगर बात करें कि दूरबीन की सहायता से ग्रहों का अध्ययन करने वाला, दूरबीन की सहायता से, दूरबीन की सहायता से, दूरबीन की सहायता से ग्रहों का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन, कि भाई दूरबीन की सहायता से ग्रहों का अध्ययन किस व्यक्ति ने किया था? तो यहाँ नाम किसका आ जाएगा? गैलीलियो का आ जाएगा। वहीं ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? अगर हम बात करें तो ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे। ग्रहों की गति के नियम, गति के नियम, अगर आपसे पूछ ले ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा दिए गए, तो ग्रहों के गति के नियम देने वाला कौन हो जाएगा? केपलर हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद अगला सवाल देखिए, जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, थे। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो हमने जो है एक सिद्धांत पढ़ा था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। सूर्य केंद्रित सिद्धांत या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। मुझे ये बताओ कि ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? असल में बात यही चल रही है, या तो ये पढ़ो या फिर ये पूरी लाइन, कि किसने कहा था कि केंद्र में सूर्य और बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिक्स, आइंस्टाइन। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इसका ऑप्शन सी करेक्ट करते हो तो यहाँ अपना आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। कोपरनिक्स के द्वारा क्या दिया गया था? सबसे पहले ये कहा गया था कि भाई सूर्य केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह उसकी क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और इसी थ्योरी को क्या नाम दिया गया था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो अगर आपसे पूछ ले हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी, तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कोपरनिक्स के द्वारा दी गई थी। बात क्लियर है इतनी सी? इसके बाद में देखो, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? कहने का मतलब क्या है कि सूर्य पर जितनी भी गैसें पाई जाती है उनमें हाइड्रोजन जो है वो कितनी मात्रा में है? 71%, 61%, 75% या 54%? ठीक है, चलिए आपके लिए एक बार सवाल को और पढ़ देता हूँ। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? थोड़ा सा आगे आना पड़ रहा है, थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन है बस। चलिए, तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75% या 54%? तो इसका ऑप्शन अगर आप ए टिक करते हो तो अपना यहाँ आंसर बिल्कुल क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 71% हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें रेशियो की, बात करेगा आप रेशियो की, तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1, यानी 3:1। कैसे? देखो, एक चीज समझो, अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम, इनका अनुपात हमने पढ़ा था।
हीलियम। इनका अगर अनुपात पड़ा था तो कितना पड़ा था? 3:1। यानी 3 मात्रा में हाइड्रोजन है, 1 मात्रा में हीलियम है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो परसेंटेज में ये कितना हो जाता है? 71। कि सर इतनी तो मैथ हमें आती ही है, थोड़ी बहुत तो सीखी है हमने गलती से, कि भाई अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो किसी हिसाब से ये जो है 75 के अराउंड आएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 71% क्या हो जाती है? 71% हो जाती है हाइड्रोजन, फिर आती है हीलियम, और फिर आती है अन्य गैसें। क्या आती है? अन्य गैसें। अन्य गैसें, जिसमें हीलियम कितनी हो जाएगी आपके? तो हीलियम हो जाएगी 26.5% और ये हो जाएगी 2.5%। क्लियर है? 26, 2, 28 और ये 1, 29, 30 कर देते हैं पूरा इसको। चलिए, ठीक है? तो इतने इसके अमाउंट में क्या रहती है? गैसेज़ रहती हैं, ठीक है? चलो, लगभग यही इनका रेशियो रहता है। इसके बाद में देखो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इनमें से तारा कौन-सा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? इनमें से तारा कौन-सा है? ठीक है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? तारे की परिभाषा देनी है अपने, तो यहाँ पर अपना कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सूर्य। कि भाई सूर्य क्या है? एक तारा है। मैंने आपको शुरुआत में ही जब हमने पहली क्लास ली थी, उसी पहली क्लास में हमने ये क्लैरिफ़ाई कर दिया था कि आप किसको स्टार कहोगे, किसको प्लैनेट कहोगे, किसको ग्रह कहोगे, किसको तारा कहोगे। ग्रह वो खगोलीय पिंड हो जाएगा जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वहीं तारा वो हो जाएगा खगोलीय पिंड जिसका क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। तो इनमें से सूर्य जो है वो क्या है? एक तारा है। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे प्लैनेट आ जाते हैं, जिसमें से ये आपका क्या है? सैटेलाइट है। इसके बाद में देखो अगला सवाल, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है? बात करते हैं हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन की, कि भाई यहाँ का तापमान टेम्परेचर जो है ये लगभग कितना होता है? सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस? तो इसका डायरेक्ट अपना आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाता है? सौर पृष्ठ का तापमान। तो सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना हो जाता है? तो लगभग हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात इतनी सी? और फिर हम आगे बात करें तो अगली चीज आती है आपके लिए कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन-सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो क्या सर ये वापस क्वेश्चन पूछने की कहाँ ज़रूरत है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा। क्या पढ़ा? कौन-सी गैस हो जाएगी? हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन? तो बात करें इसमें अपना कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हीलियम। वहीं अगर हम थोड़ा-सा ध्यान से देखें, तो एक सवाल आता है, सौर मंडल में सर्वाधिक कौन-सी गैस पाई जाती है? सौर मंडल में सौर मंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस? सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस? पाई जाने वाली गैस। वहीं अगर हम बात करें, तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आंसर चेंज हो जाएगा। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन-सी हो जाएगी? तो यहाँ ध्यान से समझो। अगर हम बात करें तो सौर मंडल का अगर ऑप्शन आता है तो सौर मंडल में हम अपने आप ही कौन-सी गैस कर देंगे? हाइड्रोजन। कौन-सी गैस कर देंगे? हाइड्रोजन। कि भई सौर मंडल में सर्वाधिक कौन-सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है इसका नाम है नाइट्रोजन। कौन-सी गैस हो जाएगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ब्रह्मांड में या ब ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा सौर मंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो कौन-सी हो जाएगी आपकी? हाइड्रोजन। दोनों बातें क्लियर है यहाँ पर? इसके बाद में देखो अगला सवाल कि सर ये नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन ठीक है, तो जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे उस समय इन गैसों को देखेंगे। सूर्य के सबसे पास में कौन-सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास में कौन-सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? ठीक है, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह बताना है। यहीं इसी के साथ में हम एक बार मैप बना देंगे वापस, एक बार वापस छोटा-सा फ़ोटो बना देंगे ताकि सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन-सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? तो इसमें अपना ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा कि सर इसमें बार-बार कहाँ पूछने की आवश्यकता है? बहुत ईज़ी सा सवाल है, बहुत ईज़ी सा सवाल है। यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बुध। यहाँ ध्यान से देखो ये क्या हो जाता है? सूर्य, ठीक है? तो मैं जल्दी-जल्दी लिख देता हूँ। सूर्य के सबसे पास में है बुध, ठीक है? बुध के सबसे पास में है शुक्र, शुक्र के पास में है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, सब मंगल है, ठीक है? जवाब देना सब मंगल है ही नहीं है। इसके बाद में आ जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट, फिर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर,
फिर आ गया सैटर्न यानी शनि, ठीक है? उसके बाद में आ जाता है अरुण और फिर आ जाता है वरुण। फिर क्या आ जाता है? वरुण। अगर ध्यान से इस फ़ोटो को देख लिया तो कई सारी बातें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। हमने बात करी थी ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो गया। इसके बाद में हमने छोटे-बड़े ग्रहों को देखा था। सबसे छोटे-बड़े में देखो 1, 2, 3, 4 ये तो गिनती के 4 कंटिन्यू आ जाएँगे। इसके बाद देखो पृथ्वी 5 ये पृथ्वी 5 अपने आप ही कह रही है। फिर हमको सबसे छोटा पता है। अब यहाँ आके अटक गए कि सर यहाँ पे क्या होगा? तो ध्यान से देखो हमने किस ग्रह को या किस प्लैनेट को ट्विन सिस्टर कहा था अर्थ की, तो वो कौन-सा हो जाता है? शुक्र हो जाता है। कौन-सा हो जाता है? शुक्र। मतलब इससे जस्ट ही कम होगा तो यहाँ पर ये 6 पे आ जाता है और ये 7वें नंबर पर आ जाता है। बात क्लियर हो गई इतनी? तो ये क्या हो जाते हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम और परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये भी याद रखना। जो ग्रह सूर्य से जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा, उसको सूर्य के चारों ओर घूमने में उतना ही अधिक क्या लगेगा? समय लगेगा। बात क्लियर हो गई आपकी? इसके बाद में देखो अगला सवाल, बुध नक्षत्र में 1 वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में जो है दिनों की संख्या कितनी होती है? कहने का मतलब क्या है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है? 300, 56, 36 या 88? ठीक है? बुध ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है? 300, 56, 36 या 88? तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन-सा करेक्ट हो जाता है? तो यहाँ अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो 88 डेज़। कितने डेज़? 88 डेज़ में 88 दिनों में या 88 डेज़ में क्या करता है? बुध ग्रह जो है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है? बाकी बुध ग्रह के बारे में हमने और क्या-क्या बात करी थी? तो छोटा-सा पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बच्चे प्रीवियस क्लासें देख के नहीं आए हैं। अगर आपने पहले की क्लासें देखी हैं तो ये 31 सवाल या 30 सवाल जो भी हैं, वो सिर्फ़ 30 ही मिनट के 30 भी मिनट पूरे नहीं होंगे, 15 मिनट में करके खत्म हो जाएँगे। अगर आप सोच रहे हो केवल क्वेश्चन के थ्रू आप जो है पूरा पढ़ लोगे, तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था, भागना नहीं है। अगर आप भागना शुरू कर दोगे ठीक है सर, भागेंगे नहीं तो दुनिया में जीतेंगे कैसे? दुनिया में आप जीत जाओगे। बस अपनी चाल चलते रहो, हर चीज़ पढ़ते रहो, फिर क्वेश्चन करो, फिर मेरे पे छोड़ दो कि सर याद नहीं हो रहा। बुध के बारे में क्या-क्या पढ़ा था देखो छोटे-छोटे कि एक तो इसका उपग्रह नहीं है, बिल्कुल इसके चारों ओर कोई नहीं घूमता है। सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल मान लिया सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, याद रखना सबसे गर्म नहीं है, सर्वाधिक तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस है इसकी। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस प्लैनेट कौन-सा है? वो है आपका मर्क्यूरी या बुध। सर्वाधिक तापांतर है, हाँ सर बिल्कुल है, थोड़ा बहुत तो सुना था कहीं। तापांतर क्या होता है? मैं इसको और अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। पिछली क्लासें देखो कि सर ये क्या बात हुई? हम तो आज ही आए हैं। आज आए हो कोई बात नहीं, पहले क्लासें देखो फिर ये क्लास देखना। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो अगली चीज़ क्या आती है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? कहने का मतलब क्या है जिनके चारों ओर कोई नहीं घूमता है, वो सिंगल ही घूमते हैं। ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं? मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, वरुण और प्लूटो। जल्दी से बताओ ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जिसके चारों ओर कोई भी सैटेलाइट जो है वो नहीं घूमता है? मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, वरुण और प्लूटो। ठीक है? चलिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप इसका आंसर जो है बुध और शुक्र टिक करते हो, तो खुशी मनाइए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कि भाई बुध और शुक्र ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनके चारों ओर कोई भी आपका सैटेलाइट नहीं है या फिर मैं बात करूँ तो इनके चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे 2 ग्रह कौन से हो गए? बुध और शुक्र। इसके बाद में देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर जो है सबसे कम समय में लगाते हैं? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह कौन-सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? ये बहुत ईज़ी दिख रहा है, ठीक है? अभी ईज़ी यूँ दिख रहा है क्योंकि जस्ट पढ़ा है। एग्ज़ाम जब समय आता है उस समय ये अगर ऑप्शन बुध नहीं है ना, तो यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। यार ये क्या बात हुई? मतलब सूर्य के चारों ओर कौन जल्दी घूमता है, कौन धीरे घूमता है, तो कैसे पता करें? तो कैसे पता करें? मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ही था कि जो ग्रह सूर्य से जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने में उसको उतना ही अधिक समय लगेगा। अगर मान लो इसका वैसे जनरली आप आंसर जो है ए टिक करोगे क्योंकि बहुत ईज़ी सा सवाल है। अगर मैं ऑप्शन ये नहीं देता, तो यकीन मानो इनका जवाब देने में जो है 1-2 जनों को, सबको नहीं, पर कुछ एक बच्चे जो मेरे जितने होशियार हैं, उनको एक बार थोड़ा समय लग जाता कि शुक्र, पृथ्वी, मंगल में कि कहीं पढ़ा था कि शुक्र बहुत धीमे घूमता है, तो शुक्र तो नहीं लगाता होगा क्योंकि बहुत धीमे घूमता है, जबकि आंसर इसका शुक्र भई सबसे कम में, तो इनमें सबसे कम शुक्र ही होगा। बात समझ रहे हो? चलो, अगर ये ऑप्शन नहीं देता तब,
चलिए, तो अगला बाकी अगर मान लो इन 3 में ऑप्शन देता तो अपने आप ही ये करेक्ट हो जाता। अगर ये भी ऑप्शन नहीं देता तो इन दोनों में ये करेक्ट हो जाता और बाकी तो ये अकेला ऑप्शन है ही है। ठीक है? इसके बाद अगला सवाल देखो, सौर मंडल का कौन-सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? सौर मंडल का ऐसा कौन-सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र या यम? चलिए, जल्दी से जवाब कि सौर मंडल का ऐसा कौन-सा ग्रह है जो लगभग जो है इनके बराबर है? बुध, मंगल, शुक्र या यम? ठीक है? तो यहाँ देखो, अगर आप इसका ऑप्शन जो है सी टिक करते हो तो अपना आंसर बिल्कुल क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या दिक्कत है इसकी? चलो, तो यहाँ जो है शुक्र अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शुक्र जो है ये पृथ्वी के जितना ही बड़ा है। क्यों बड़ा है? आकार और घनत्व में क्या है? पृथ्वी के समान है। पहली चीज़ तो आकार और घनत्व। आकार और घनत्व में क्या है? पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान। आकार और घनत्व में ये क्या हो गया? पृथ्वी के समान हो गया, बिल्कुल। इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस है? CO2 गैस है। इसी वजह से ये सबसे गर्म ग्रह भी है। अब सबसे गर्म है तो चमकीला भी हो ही जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। क्या कहते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। कुछ लोग हमारे यहाँ राजस्थान में इसको गट्टीवाड़ा तारा कह देते हैं। भई मारवाड़ी में अगर मैं बात करूँ क्या है? गट्टियाड़ो तारो, ठीक है? तो इसको क्या कह देते हैं? गट्टी वाला तारा, पर ये वो अलग बात है। बाकी मंगल के बारे में और बुध के बारे में जैसे-जैसे सवाल आएँगे वैसे-वैसे पढ़ते चलेंगे। अगला सवाल है सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कोई वीडियो को बैक नहीं करेगा। बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? तो अपने आप ही अपना आंसर क्या टिक हो जाएगा? शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जो कि सबसे क्या है? चमकीला है। सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा? शुक्र। क्यों है? CO2 की मात्रा ज़्यादा, सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है, आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है, अन्य ग्रहों से विपरीत घूमता है। मतलब सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व, ये कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम। क्या अपन दुनिया में कुछ अलग करने के लिए ही आया है? अपन पैदा ही कुछ अलग करने के लिए हुआ है। तो शुक्र और इसके जैसा ही एक सिरफिरा और कौन-सा है? तो इसके जैसे ही एक सिरफिरा हो जाएगा अरुण। अरुण कोई व्यक्ति नहीं, अरुण प्लैनेट या अरुण ग्रह। बात क्लियर हो गई? तो ये दुनिया में कुछ अलबेले ही हैं, जो क्या करते हैं? विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। बात क्लियर हो गई? और सबसे चमकीला ग्रह वह अरुण नहीं होगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? शुक्र। अरुण किस में आएगा? जब बात करेंगे हम पूर्व से पश्चिम घूमने की। बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखो अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? ठीक है? पृथ्वी के सबसे निकट है कौन-सा? बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या मंगल है, ठीक है? तो यहाँ देखो अगर आप अपना ऑप्शन बुध टिक कर रहे हो, तो दुखी मना लो क्योंकि ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने किसके निकट पूछा है? पृथ्वी के निकट पूछा है। कि सर वैसे हमें पता चल रहा है कि आप पृथ्वी का ही पूछ रहे हो। अभी पता चल रहा है, एग्ज़ाम जब आता है ना तब हम यही पढ़ते हैं, सबसे निकट स्थित ग्रह है और अपने को जब उत्तर आता है ना तो हम इतना जोश में उत्तर टिक करते हैं, अरे बुध है, कौन गलत कर रहा है मेरा? एग्ज़ामिनर कहता है मैं बैठा हूँ गलत करने के लिए। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन-सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह जो है, ये पृथ्वी की क्या है? निकट स्थित ग्रह है, ठीक है? ये सारा एक ही फ़ोटो का कमाल है, ये सारा उसी एक फ़ोटो का कमाल है। फिर है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? इक्वेटोरियल डायामीटर बताना है। इक्वेटोरियल डायामीटर कितना है? 12,714, 12,756, 12,650 या 12,600 किलोमीटर? कहने का मतलब क्या है, जिन-जिन को नहीं पता चल रहा है, ये जैसे अपनी पृथ्वी है, इसका जियॉइड शेप है, मुझे जो है ये डायामीटर बताना है, ये कितना है, ठीक है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवत या इसको अपन क्या कह सकते हैं? भूमध्य, ठीक है? आपको पता हो तो 3 लाइन होती है आपके लैटीट्यूड, कौन-कौन से होते हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कि सर ये क्या होती है, क्या नहीं होती है? तो सब धीरे-धीरे पढ़ेंगे, एक ही दिन में सब नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, अगर आप इसका ऑप्शन क्या करेक्ट करते हो 12,756 तो यहाँ अपना ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। वहीं बात करें पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714। ये क्या है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अगर आपसे पूछें पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है?
तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई? इसके बाद अगला सवाल देखो, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? अर्थ जो है अपने उस एक्सिस पे घूमती है उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, कक्षा कहते हैं, घूर्णन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? ठीक है? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। यहाँ एक छोटा-सा पेच है उसको थोड़ा-सा मैं दूर कर देता हूँ। वैसे कइयों को पता चल गया होगा कि सर क्या पेच है, हमें पता चल गया है, ठीक है? तो यहाँ देखो ये परिभ्रमण नहीं यहाँ परिक्रमण लिखना चाहिए था, ठीक है? चलो, कई बाकी होशियार व्यक्तियों को पता चल गया होगा क्योंकि वो बहुत होशियार हैं। चलो, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या आ जाएगा? परिक्रमण। तो यहाँ अपना ऑप्शन कौन-सा टिक हो जाएगा? घूर्णन। क्या टिक हो जाएगा? घूर्णन। काल्पनिक अक्ष पर घूमना, अपनी ही जगह पर घूमना परिभ्रमण या घूर्णन या चारों ओर घूमना यानी परिक्रमा करना यानी सूर्य के चारों ओर घूमना। इसके बाद में अगला सवाल देखो, पृथ्वी अपनी कक्षा में गतिमान है, कैसे गतिमान है? पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में किस प्रकार गतिमान है? ठीक है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में क्या गति है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। कहने का मतलब क्या है? पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, पूर्व से पश्चिम घूमती है, उत्तर से दक्षिण घूमती है या दक्षिण से उत्तर घूमती है? ठीक है? तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप इसका ऑप्शन ए करेक्ट करते हो, तो बिल्कुल ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए कैसे राइट आंसर होगा कि पृथ्वी अपनी कक्षा में कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, जबकि शुक्र और अरुण, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करी थी कि शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से विपरीत घूमते हैं, तो यहाँ नाम किसका आ जाएगा? शुक्र प्लस अरुण। ये ऐसे 2 ग्रह हैं, ऐसे 2 ग्रह ऐसे 2 ग्रह जो अन्य ग्रहों से विपरीत घूमते हैं, जो अन्य ग्रहों से अन्य ग्रहों से विपरीत घूमते हैं। अन्य ग्रहों से कैसे घूमते हैं? विपरीत घूमते हैं। क्लियर है? ठीक है, और विपरीत कैसे घूमते हैं? तो ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है? कौन-सा प्लैनेट ऐसा है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं? ऐसा कौन-सा प्लैनेट है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या शनि है? ठीक है? तो यहाँ देखो, अगर आप इसका ऑप्शन बी करेक्ट करते हो, तो यहाँ अपना बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी अगर आप टिक करते हो, तो शुक्र ग्रह को जो है अपन क्या कहते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हम मारवाड़ी में क्या कह देते हैं उसको? घटी वाला तारा कह देते हैं, ये वैसा ही है, ठीक है? शुक्र ग्रह जो है, इसको अपन क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार या फिर सांझ या भोर का तारा। भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा भी कहते हैं। इसका तारा कहते हैं सांझ का तारा। सांझ का तारा। भौर अलग है, सांझ अलग है। भौर क्या? भौर भई पनघट पे ऐसा आपने सुना है? वो भौर है और ये सांझ मतलब शाम को। भौर मतलब सुबह। अगला सवाल है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ठीक है, बढ़िया सवाल है। मैंने जो है लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। मुझे ये बताओ किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इस घटना को क्या कहते हैं? इसका भी जवाब आप देना। भले ही ये क्लास जो है आपकी लाइव ना जाए, लेकिन मैं आपके कमेंट ज़रूर देखूँगा जिस समय ये क्लास चल रही होगी, तो वहाँ कोई भी जवाब गलत मत देना। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? मुझे बस ये बताओ और इस घटना को क्या कहते हो आप लोग? ठीक है? तो यहाँ देखो, बात करें तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो निकट की बात हो रही है, तो निकट कब होगी? 3 जनवरी को। कब होगी? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होगी और इस घटना को क्या कहते हैं अपन? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। उपसौर। उपसौर का मतलब क्या हो गया? वह घटना जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम हो, न्यूनतम हो, उस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर। और ये कब होती है? 3 जनवरी को। आपने कहीं-कहीं जगह 4 जनवरी भी पढ़ा होगा कि सर हमने कहीं-कहीं जगह 4 जनवरी पढ़ा है, तो क्या हमने गलत पढ़ा है? भई 1 दिन में तो बहुत दूर नहीं निकल जाएगी, ठीक है? 1 दिन में तो पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत दूर नहीं निकल जाएगी, तो यहाँ तक मान सकते हो 3 जनवरी नहीं तो 4, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि 4 जनवरी मैंने कई जगह देखा है कि आजकल के बच्चे जो हैं आजकल की कई सारी गाइडों में 4 जनवरी लिखा है, एग्ज़ैक्ट क्या है 3 जनवरी अपना आंसर हो जाता है।
इसके बाद में देखो अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ठीक है, पृथ्वी जो है ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है और इस घटना को क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे आंसर करो। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होगी, तो इसका अपन क्या आंसर करेक्ट कर देंगे, 4 जुलाई को। कब होगी? 4 जुलाई को। और बात करें तो 4 जुलाई की घटना को अपन क्या कहते हैं, तो 4 जुलाई की घटना को अपन कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर। उपसौर क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी। अपसौर क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी। अपन जब किसी को दूर करना हो तो कहते हैं ना अप, ऐसे डराते हैं, तो अप से याद रख लेना। ये अपसौर मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी, और उपसौर मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी। कई बार इन शब्दों में अगर आपको भेदभाव लगे या आप जो है कंफ्यूज हो जाओ, तो इसके लिए कि भाई हम कई बार जो है बच्चे को दूर रखने के लिए, मना करने के लिए कहते हैं ना अप। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अप, तो अप से मतलब क्या याद रखना? अधिकतम दूरी। और 3 जनवरी और 4 जुलाई 2 डेट आपको याद रहेगी। अब मुझे बताओ 3 जनवरी और 4 जुलाई में से नज़दीक कौन-सा है? कि सर 3 जनवरी नज़दीक है, तो नज़दीक अपने आप ही उपसौर हो जाएगा, 4 जुलाई दूर है तो अपने आप ही अपसौर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं अथवा चंद्र है? तो इनमें से सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? तो हमने बात करी थी शनि ग्रह के। किसके? शनि के। कि भाई सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो जाता है? शनि हो जाता है। और सेकंड नंबर पर क्या आता है आपका? बृहस्पति आता है। सेकंड नंबर पर कौन आता है? बृहस्पति आता है। इसके बाद अगला सवाल देखो, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए में से सही आंसर टिक कीजिए। इनको घटते हुए क्रम में लगाना है आकार के अनुसार, और वो अगर फोटो याद आ रही है तो 2 मिनट तो ज्यादा बता रहा हूँ, 2 सेकंड का भी काम नहीं है। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि। तो यहाँ ध्यान से देखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा? यूरेनस। सॉरी, दूसरा कौन सा हो जाएगा? शनि। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? यूरेनस या अरुण। और पांचवें नंबर पर कौन सा आ जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी पांचवें नंबर पर आता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पहला, तो यहाँ पहला आ गया। फिर दूसरे नंबर पर है चौथा, तो दूसरे नंबर पर है चौथा। दूसरे नंबर पर चौथा 2 जगह है। तीसरे नंबर पर है दूसरा, तो तीसरे नंबर पर है दूसरा। तीसरे नंबर पर यहाँ तीसरा आ गया। ठीक है। और चौथे पर है शनि। तो यहाँ देखो अपने आप ही अपना आंसर कौन सा टिक हो जाता है? ये वाला। ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति। उसके बाद आना चाहिए था आपके कौन सा? उससे जस्ट छोटा, शनि। तो यहाँ देखो शनि। तीसरे पर आना चाहिए था यूरेनस, यूरेनस। पृथ्वी 5। बात क्लियर हो गई इतनी? तो ये क्या हो गया? इनका एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है। 1 4 2 3। इसके बाद अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह। तो बार बार हमने बात कर ली, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाता है। और अपने अक्ष पर सबसे धीमा घूमने वाला, सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा होता है? तो ये भी शुक्र है। कि सर धीमा बता दिया, तो यहाँ पर तेज घूर्णन वाला भी बता दो। तो तेज घूर्णन वाला ग्रह कौन सा हो जाता है? बृहस्पति हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है आपके 10 घंटे में ही घूम जाता है। अपने अक्ष पर 10 घंटे में घूम जाता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि हेली जो धूमकेतु है, हेली कॉमेट है, इसका जो है आपके आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्षों का होता है। यानी 76 वर्ष में ये एक बार दिखाई देता है। सोचो हम उस पीढ़ी के व्यक्ति हैं, उस पीढ़ी के मानव हैं, जिसने एक त्रासदी देख ली, हेली कॉमेट देख लिया। ठीक है, हेली कॉमेट देख लिया, उसके बाद हमने जो है साल भर की इतनी सारी छुट्टियां एंजॉय कर ली कि जिस किसी ने जिंदगी में नहीं करी होगी। तो हमारी वाली पीढ़ी ने जो है लगभग ऐसा कुछ अचीव किया है, जो हमसे पुरानी वाली पीढ़ियां जो है हमें सुनाती है ना कभी-कभी, कि काल पड़ा था, भूखे मर रहे थे लोग। तो यहाँ लोग भूखे मर रहे नहीं थे, यहाँ लोग कोरोना से मर रहे थे। ठीक है। और भगवान की दया से अब जो है ये बहुत कम हो चुका है। फिर देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े उपग्रह की। समय की थोड़ी सी कमी है, फिर भी आप लोग जो है इनमें से जल्दी से जवाब दे दीजिए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या गैनीमेड। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गैनीमेड। गैनीमेड जो है ये क्या हो जाता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, और किसका है ये? बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। कि सर सबसे बड़ा बता दिया है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी बता दो। तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है आपका डिमोस। डिमोस। और डिमोस किसका है? मंगल का है।
किसका है? मंगल ग्रह का उपग्रह है, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल के बाहर सीरियस तारा नामक तारे को और किस नाम से जानते हैं? तो पहला ही सवाल है आपके, इतना ज्यादा बड़ा और भारी सवाल नहीं है। साइरस, या फिर उसको क्या कहते हैं? डॉग स्टार, जो कि ब्रह्मांड में कैसा है? चमकीला तारा है। कैसा तारा है? चमकीला। साइरस या डॉग स्टार। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की? इसके बाद अगला सवाल देखो, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो यहाँ ध्यान से देखो, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या बर्नार्ड। तो देखो, निकटतम तारा, सूर्य के निकटतम, सबसे निकटतम, ये हो जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा हो जाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कि सर आप थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हो, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। मजा कैसे आएगा बेटा? जिन बच्चों ने पुराना पढ़ रखा है, जिन्होंने पिछले 3 वीडियो में मेहनत करी है, अब उन्हीं का ही रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर। तो ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से स्पीड है। तो यहाँ देखो कि सौर मंडल के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या हो जाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या सर ये क्या बात हुई? सूर्य के निकट था ना, तो सूर्य के निकट कौन सा हो जाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद अगला सवाल देखो, एक खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किसको कहते हैं? ठीक है भाई, एक खगोलीय मात्रक जो है ये किसके बीच की दूरी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये किसके बीच की दूरी है? ये क्वेश्चन आपके आ रखे हैं एसएससी के अंदर। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। कि भाई एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय मात्रक हम किसको कहेंगे? तो यहाँ अपना ऑप्शन देखो ध्यान से, क्या करेक्ट होता है? यहाँ करेक्ट होगा ए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो भी दूरी है, इस दूरी को हमने क्या कह दिया? एक खगोलीय इकाई। और ये दूरी है कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद देखो अगला सवाल, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह निम्नलिखित में से क्रम से, 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने हैं। जो अभी पहले सवाल था उसी सवाल का ये दूसरा रूप है। बृहस्पति, बड़े से छोटे अवरोही में बृहस्पति, बुध। ये पहला ही गलत हो गया कि बृहस्पति के जस्ट बाद बुध तो नहीं है। बुध, बृहस्पति, ये शुरुआत ही छोटे से हुई है, जबकि हम शुरुआत बड़े से कर रहे हैं। फिर बृहस्पति सही जा रहे हैं, शनि सही जा रहे हैं, अरुण सही जा रहे हैं, वरुण सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं सवाल करा पाऊँ, ताकि क्या हो कि भाई ऐसा ना हो कि हम पढ़ें और ठीक है कि टाइम पास करके चले गए। देखो ये चैनल बिल्कुल भी टाइम पास के लिए नहीं है, हम सीरियसली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कोशिश करना कि आप भी जो है फालतू की हवाबाजी छोड़ के सीधा क्वेश्चन पर जैसा, सूर्य के इर्द गिर्द जो है परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने में इनमें से सबसे अधिकतम समय कौन सा लेगा? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या शुक्र? मैंने आपको पहले भी कहा था इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कि सूर्य के चारों ओर कौन सा ग्रह घूमने में सबसे ज्यादा समय लेगा। तो ध्यान से देखो कि भाई ये शुक्र, मंगल, पृथ्वी ये आसपास के हैं, लेकिन बुध जो है वो बाहरी ग्रह में आता है। तो अपने आप ही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा करने में बुध सबसे सॉरी बृहस्पति सबसे ज्यादा समय लेता है। लगभग 12 वर्षों का समय लेता है। कितना समय लेता है? 12 वर्षों का। इसके बाद में अगली बात करें तो अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध, प्लूटो, पृथ्वी या शनि? तो यहाँ ऑप्शन अपने आप ही ये करेक्ट हो जाएगा कि बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय लगाता है। और आज का लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? बीच में पृथ्वी है, इसके इस तरफ कौन है, इसके इस तरफ कौन है? मंगल और बृहस्पति? के नहीं सर, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टिका। क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टिका। तो ये तो सर गलत है। फिर बुध और शुक्र, तो बुध और शुक्र पास पास में ही है, इनके बीच में कोई नहीं है, कोई इनके बीच में दूरियां नहीं बढ़ा रहा। शुक्र और शनि, तो शुक्र और शनि के बीच में जो है पृथ्वी आ जाता है, मंगल आ जाता है, बृहस्पति आ जाता है। इन लोगों के बीच में दूरियां बहुत बड़ी हुई है। बात करें मंगल और शुक्र, ये बिल्कुल सर ये सही है। कि ये क्या बात हुई सर, शुक्र यहाँ आना चाहिए ना। भाई मैंने कहा आसपास कौन है, तो एक तरफ इस तरफ शुक्र हो जाता है, इस तरफ मंगल हो जाता है। तो यहाँ अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये क्लास का कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट ही ये हमें बताएंगे कि हमें क्लास को और किस दिशा में आगे बढ़ाना है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर से करना कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद सभी को।